हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन देखकर आपका मूड ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है एक ली नाम के आदमी की, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता है। और वह अपनी कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पर होता है और उसकी लाइफ भी एकदम परफेक्ट ही चल रही होती है। अच्छी सैलरी, बड़ी फैमिली, एक बढ़िया घर और एक सुंदर वाइफ मैरी और ली। और मैरी की शादी को 15 साल हो गए हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी जेम भी होती है। और ली की पूरी फैमिली एक बड़े अपार्टमेंट में रहती है। लेकिन ली तो चाहता है कि वह इस बड़े अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं एक छोटे घर में जाकर रहे। लेकिन उसके डैड को यह मंजूर नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं ली भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो इस सारी भीड़-भाड़ में से निकलकर ली अपने ऑफिस पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगा। और सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह ही चल रहा होता है। लेकिन आज ली के साथ कुछ अलग ही होने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन ऑफिस के कॉन्फिडेंस रूम में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। और ली ने सोचा होता है कि यह एक नॉर्मल मीटिंग ही होगी। लेकिन वहां पर ली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जब यहाँ पर कंपनी की सीईओ ली से कहती है कि उसे जॉब से निकाला जा रहा है। अब यह सुनकर यहाँ पर ली बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और जब वह इसके पीछे का कारण पूछता है, तब यहाँ पर यह लोग बताता है कि कंपनी के हिसाब से अब तुम्हारी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है। और इस उम्र में ली उनके लिए फायदे से ज्यादा एक घाटा बन चुका है, क्योंकि अब ली इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा और वह जवान लोगों की तरह कम सैलरी पर काम भी नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो एक अच्छी पोस्ट पर होता है, तो उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बदले कंपनी का कहना था कि वह एक जवान कैंडिडेट को ली की जगह पर रखेंगे, वो भी ली के आधी सैलरी पर। अब यह सुनकर यहाँ पर ली का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ली ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस कंपनी को दिए होते हैं। उसने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना सब एक कर दिया होता है। यहाँ तक कि उसने इस कंपनी में सालों साल ओवरटाइम भी किया होता है। लेकिन आज उसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों ने बिना वार्निंग दिए ली को आज नौकरी से निकाल दिया। अब यहाँ पर ली सब कुछ होने के बाद अपना होश संभालता है और वो उनसे कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे जॉब से निकालते हो तो मेरा कंपनसेशन 7 लाख बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी कहती है कि नहीं, हम सिर्फ तुम्हें 3 लाख बॉन्ड देने वाले हैं। तब ये सुनकर ली कहता है, ये तो बहुत ही कम है, मैं कंपनी के ऊपर केस करूंगा। लेकिन ये लोग कहता है, तो कर दो ना केस, लेकिन हम इस केस को सालों साल तक खींचेंगे और उसमें तुम ही परेशान होने वाले हो। अब यह सुनने के बाद ली समझ जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो वह चुपचाप अपना सारा सामान उठाकर कंपनी छोड़कर चला जाता है। मेट्रो में घर वापस आते समय ली यही सोच रहा होता है कि एक पल में उसका पूरा करियर, उसकी पूरी रिस्पेक्ट, उसकी पूरी आइडेंटिटी सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ छीन गई। और इसके बाद जब ली घर पहुंचता है, तब वो ये बात कि उसे जॉब से निकाल दिया, वो इस बात को ना अपने पेरेंट्स से बोलता है, ना ही अपनी वाइफ से, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो लोग परेशान हों। और इसके बाद ली अगले कुछ दिन अलग अलग कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करता है। लेकिन इन सब में भी उसकी एज बीच में आ रही होती है। अब यहाँ पर ली नई नई कंपनीज में इंटरव्यू देकर वापस आता है। तब उसके डैड को यह पता चल जाता है कि ली को नौकरी से निकाल दिया गया। अब यह जानने के बाद ली के डैड ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और उससे कहता है कि अब बिना नौकरी के वह घर कैसे चलाने वाला है। हालांकि ली उनसे प्रॉमिस करता है कि वह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन यहाँ पर ली के डैड उसके ऊपर चिल्लाते ही जाता है, क्योंकि उसे इस घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है। इतना ज़्यादा खर्चा वह आखिर कैसे उठाने वाला है। और यहाँ पर ली बिना कुछ कहे अपने डैड की सारी डांट को सुनता है। और इसके बाद हम 1 महीने बाद देखते हैं कि ली को अभी भी कोई जॉब नहीं मिली होती और वह इस वक्त एक स्कैमर के पीछे भाग रहा होता है, जिसे कि ली ने 5,000 वॉन्ट दिए होता है उसकी नौकरी लगवाने के लिए। और पैसे लेने के बावजूद
इस स्कैमर ने ली की जॉब नहीं लगवाई होती और पैसा लेने के बाद यह स्कैमर कई दिनों से गायब था, तो एक दिन ली उसे फाइनली पकड़ लेता है। तब यहाँ पर ये स्कैमर कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे पैसे फ़ोन पर कर रहा हूँ। लेकिन यह कहकर स्कैमर ने फिर से ली को धोखा दे दिया और वहाँ से भाग गया। और ली जब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, तो क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए ली उसे पकड़ नहीं पाया। और यहाँ पर ये स्कैमर ली से कहने लगा, मैंने तो तेरे जैसे लोगों के लिए जॉब ढूंढ के रखी है। तेरे जैसे लोगों को सिर्फ झाड़ू लगाने की जॉब मिल सकती है। और यह कहकर वो ली के ऊपर हंसते हंसते चला गया। लेकिन ली की बदकिस्मती यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक तरफ तो वह अपनी जॉब ढूंढ रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ से उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसके पिता रास्ते में बेहोश हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, तो उन्हें देखने के लिए आ जाओ। अब यह जानकर ली जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागा। और जब वह वहां पर पहुंचता है, तो तब उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल का बिल तो 3 लाख वो आया होता है। और यहाँ पर ली हॉस्पिटल वालों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, और लेकिन हॉस्पिटल वाले हरामी होते हैं और वह सीधा कह देते हैं कि अगर वह चाहता है कि उसके डैड का ट्रीटमेंट हो, तो उसे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो कोई रास्ता ना देखकर ली ने अपनी कंपनी में फ़ोन लगाया और फाइनली उसने अपने 3 लाख के कंपनसेशन अमाउंट पे हाँ कह दिया। और यहाँ पर उन पैसों से उसने अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाया। और इस सारी घटनाओं के बीच अभी तक ली की वाइफ को ये नहीं पता कि ली की जॉब जा चुकी है। और अब फाइनली मैरी को इस बारे में जब पता चलता है, तो वह ली के ऊपर पहले काफ़ी गुस्सा होती है। इसलिए नहीं कि उसकी जॉब चली गई, बल्कि इसलिए कि ली ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और मैरी को लगा कि ली को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो उसे हैंडल कर सकती है। तब यहाँ पर ली मैरी से माफ़ी मांगता है और वो उससे कहता है कि वो नहीं चाहता था कि इन चीज़ों की वजह से मैरी परेशान हो। लेकिन मैरी इस मुश्किल वक्त में भी ली का साथ नहीं छोड़ती और वो उससे कहती है कि हमने एक दूसरे से शादी की है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और हम इस मुश्किल वक्त को एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे। और यह सुनकर यहाँ पर ली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और इसके अगले दिन भी ली जॉब की तलाश कर रहा होता है, और तभी उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है जो कि ली का ध्यान खींचता है। और यह लड़का यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर कह रहा होता है कि मैंने इस महीने 12,700 युवान कमाए हैं, जो कि तकरीबन 2,50,000 होते हैं। और वो सोशल मीडिया पर अपने पैसों के बारे में ब्रेक कर रहा होता है। अब ये सुनते ही रॉबर्ट उस लड़के की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। और यहाँ पर ली ने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? और यहाँ पर उस लड़के का नाम होता है स्टीवन। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं फूड डिलीवरी करता हूँ और मैंने फूड डिलीवरी करके महीने के 12,700 यून कमाए हैं। और यहाँ पर ली बताता है कि मेरी जॉब जा चुकी है, क्या मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूँ? तब यहाँ पर यह लड़का स्टीवन ली से कहा कि अगर उसे भी इस काम में इंटरेस्ट है, तो वह कल ऑफिस आ जाए। तो इसके बाद यहाँ पर ली जल्दी से ऑफिस पहुँचता है, जहां पर वह देखता है कि बहुत सारे कुरियर वाले अपने कुरियर के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और यहाँ पर उनका फील्ड मैनेजर बिल्ली उन्हें एक मोटिवेशनल टॉप दे रहा होता है। और वह सभी से यह बात कह रहा होता है कि हमारी कंपनी के लिए कस्टमर सबसे पहले आते हैं और उन्हें इंश्योर करना होगा कि वह हर हाल में कस्टमर को खुश रखें और उन्हें हर कीमत पर अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी होगी, भले ही कोई भी कस्टमर उनसे कितना भी ज्यादा रूड हो। और सबसे एंड बात यह है कि ऑर्डर्स को जितना जल्दी हो सके सेफली डिलीवर करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ली बिल्ली के पास गया और उसने उससे पूछा, क्या वो इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है? तब यहाँ पर शुरुआत में ली को देखकर बिल्ली को उसके ऊपर भरोसा नहीं था कि इस उम्र में ली इस काम को कर पाएगा। और उसे लगा था बिल्ली जल्दी पैसे कमाने के लिए इस रास्ते को चुन रहा है, जबकि एक अच्छा फूड डिलीवरी मैन बनने के लिए उसे पेशेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर ली उसे आश्योर करता है कि वह खूब सारी मेहनत करेगा इस जॉब को करने के लिए। अब यह सुनने के बाद बिल्ली मान गया
और उसने एक लड़की को ली के साथ यह काम कैसे होता है ये दिखाने के लिए भेज दिया, जिसमें ऑन ऑर्डर्स कहाँ से लेना है, डिलीवरी कहाँ पर करना है और बाइक कैसे चलानी है, ये सब कुछ उनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है। और अब सब कुछ सीखने के बाद ली का डिलीवरी का पहला दिन शुरू होता है। और पहले दिन होने की वजह से उसे इस काम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रहे होते हैं। वो अपनी सारी डिलीवरीज में लेट हो रहा होता है क्योंकि उसे कोई भी रास्ता याद नहीं होता। और यहाँ पर वह जिस भी जगह डिलीवरी करने जा रहा होता है, कहीं कोई गेट कीपर तो कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे उसे मेन इंटरेस्ट से जाने नहीं देता, जिस वजह से ली को कभी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता तो कभी पैदल ही डिलीवरी करनी पड़ती, जिस वजह से डिलीवरी तो लेट हो ही रही थी। साथ साथ कस्टमर से रेटिंग्स भी काफ़ी कम मिल रही होती हैं। अब पूरे दिन थक हार कर काम करने के बाद जब यहाँ पर ली अपने घर वापस आता है तो आज वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। दौड़ बहुत करने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। और यह पहली बार था जब उसने ज़िंदगी में ऐसा काम किया होता है और उसने इस काम में अपना सब कुछ दे दिया होता है। और यहाँ पर मैरी भी नोटिस करती है और वह उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। और मैरी उसे इतना स्ट्रगल करते हुए देखकर ली को कोई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर ली कहता है कि जॉब ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। मैं 1000 रिज्यूमे अलग अलग कंपनी में भेज चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए उसने सोचा है कि बस हर दिन वो इसी तरीके से काम करता रहेगा और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता रहेगा। और अगले दिन, क्योंकि ऐप में ली की रेटिंग काफ़ी कम हो रही होती है, तो ली ने जल्दबाजी में डिलीवरी करने के चक्कर में एक नो पार्किंग एरिया में अपनी बाइक को खड़ा कर दिया था। तो उसका भी उसके ऊपर चालान हो गया। और साथ साथ कस्टमर की बैटरी रेटिंग के आने की वजह से उसे ना कोई टिप मिल रही होती है, ना ही कोई कंपनी का बोनस। और इस सब से यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है। और वह यहाँ पर अपने साथियों से कह रहा होता है कि मैंने इस जगह पर काम ज्वाइन करने के लिए इस बाइक को रेंट पे लिया। उसके मुझे 500 युवान महीने के देने होंगे और साथ में मैंने एक कपड़े और हेलमेट खरीदा है। इसके पैसे भी मेरी जेब से ही लग गए और मैं कई दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तक इस काम से मेरे बेसिक खर्चे भी नहीं निकल पा रहे। और यहाँ पर इस डिलीवरी का काम ली के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद उसे खाना खाने तक का समय नहीं मिल रहा होता, क्योंकि कम रेटिंग होने की वजह से ली को ज़बरदस्ती सारे ऑर्डर उठाने पड़ते और वह चैन से खाना तक नहीं खा पा रहा होता। और वह देख रहा होता है कि इतनी दौड़ धूप करके भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा होता। यहाँ पर वह उस स्टेफन नाम के लड़के के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। तब यहाँ पर स्टीफन उसे कहता है कि इस सब का हल एक ही है कि तुम्हें और भी जल्दी डिलीवरी करनी होगी। और इसके लिए तुम्हें शहर में खुद के शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ेंगे, जिससे कि तुम जल्दी जल्दी वो डिलीवरीज कर सको। और साथ में तुम्हें कस्टमर से भी अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी रेटिंग कम ना हो। और अगले दिन, क्योंकि ऐप में उसकी रेटिंग कम थी, तो ली ने आज सच में अपनी गेम बढ़ाने का सोचा और उसने कस्टमर तक पहुंचने के लिए छोटे रास्तों का सहारा लिया। और किसी भी तरीके के ऑब्स्कल को उसने अपने रास्ते में नहीं आने दिया। और उसने कस्टमर के साथ उनके रूड कमेंट को भी इग्नोर कर दिया। और साथ में वो इस पूरे टाइम पे अपने चेहरे पे एक स्माइल भी रखा हुआ था। और वो अपने आप को यह याद दिलाता है कि वो यह सब कुछ अपने डैड, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि लिवी एक नॉर्मल इंसान ही है और कभी-कभी उसकी लिमिट्स भी होती है। और यहाँ पर एक रूड कस्टमर तो पहले उसे एक गलत एड्रेस देता है और फिर यहाँ पर उसे वेट करा के उसे दूसरे एड्रेस पर आने को कहता है। और जब यहाँ पर वो थोड़ा लेट पहुँचता है तो यहाँ पर ये कस्टमर ली के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। तब तो यहाँ पर ली से भी सहन नहीं होता और ली भी उससे कहने लगता है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन तब यहाँ पर यह कस्टमर ली से कहता है कि लगता है तुझे अब यह जॉब प्यारी नहीं है, क्योंकि अब मैं तुझे 1 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। तब यहाँ पर ली चुप हो जाता है और यहाँ पर यह कस्टमर ली से कह रहा होता है
कि बिल्कुल इसी तरीके से अब मेरे से चुपचाप सॉरी बोल, नहीं तो मैं तुझे 1 स्टार रेटिंग दे दूँगा। और यहाँ पर ये कस्टमर ली की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और ली से बार-बार सॉरी बुलवाता है और ली के सॉरी बोलने के बाद वो ली का मज़ाक उड़ाता है कि तेरे जैसे लोग ज़िंदगी भर सबको सॉरी ही बोलते रहेंगे। अब मेरे सामने से अपना चेहरा हटा। और यहाँ पर ली की मुसीबतें खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और कस्टमर एक आइटम खरीदने के बाद ली के पैसे लगवाकर उसे आइटम मंगवाने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से ली के पैसे उस ऑर्डर के भी कटते हैं और साथ में जो उसने खरीदा होता है उसके पैसे भी ली को ही चुकाने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उस ऑर्डर को गुस्से में जाकर के डस्टबिन में मारने लगता है। और ये करते वक्त यहाँ पर लूली की वीडियो भी बना लेता है और इसके बाद तक हार कर ली अपने घर आता है। तब यहाँ पर वह देखता है कि ली के डैड भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए होते हैं और वह घर आ गए होते हैं। और यहाँ पर जब वह देखता है कि ली एक कुरियर बॉय की जॉब कर रहा है, तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था ये काम करने के लिए। और वो यहाँ पर ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और वो ली को काफ़ी नीचा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ली अपने स्कूल का टॉपर हुआ करता था कि और ली वो सब कुछ कर रहा होता है जो कि उन्होंने ली के लिए कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर ली बताता है कि मैंने कई सारी जॉब्स ट्राई की और हज़ारों जगह रेज्यूमे में भी भेजे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चुना। लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली को ली की हालत समझ में नहीं आ रही होती और उन्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर ली की वाइफ ली को बेटर फ़ील कराने की कोशिश करती है, लेकिन ली अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसका भी सब्र का बहन टूट जाता है और वो खुल के इस फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया और आज भी मैं अपनी पूरी जी जान से काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं कितनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे ही ऊपर चिल्ला रहे हो, जैसे कि मुझे इस सब की कोई फ़िक्र ही नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे ऊपर कितने कर्ज़े हैं, मुझे ईएमआई चुकानी है, मुझे घर के बिल्स देने हैं और मुझे अपने स्कूल के बच्चे की फ़ीस भरनी है और मैं जी-जान से उन सब के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तो बस मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। और इस वजह से यहाँ पर ली के पेरेंट्स और ली के बीच काफ़ी खतरनाक बहस हो जाती है और यहाँ तक कि ली ये भी कह देता है कि आपके हॉस्पिटल जाने की वजह से आज मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मजबूरी में मुझे ये जॉब करनी पड़ी और इन सारी बातों से पूरे घर का माहौल टेंशन भरा हो जाता है और टाइम बीत जाता है। लेकिन ली के डैड ने ली की इस जॉब को अप्रूव नहीं किया, लेकिन ली ने अपना काम जारी रखा। ली जानता था कि यह डिलीवरी की जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, खासकर उसकी एजुकेशन के हिसाब से। उस हिसाब से यह जॉब बहुत ही नीचे दर्जे की है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसके लिए यह सब कुछ मैटर नहीं करता। और एक दिन तो उसके ऊपर फैमिली और डिलीवरी का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि एक दिन वो ऑर्डर डिलीवर करते वक्त सड़क पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर जब ली के पिता को यह मालूम पड़ता है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें हकीकत मालूम पड़ती है ली वाकई में अपनी फैमिली के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी टाइम की परवाह किए बिना। और यहाँ पर ली के पिता ली से माफ़ी मांगता है कि उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया और यहाँ तक कि वो यह भी कहता है कि वो आगे से अपने ट्रीटमेंट का खर्चा और उसके ऊपर पर नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ली उनकी वजह से और भी ज्यादा परेशान हो। और वो ली से कहता है कि काश मैंने पहले तुम्हारी सुनी होती, बजाय हर वक्त तुम्हें डांटने के। और अपने डैड से यह सब बातें सुनकर ली की आंखों में भी आंसू आ गए और यहाँ पर ली के मॉम डैड ने भी कहा कि हम हमारी पुरानी दुकान वापस से खोल रहे हैं, हम उसमें थोड़ा बहुत पैसा तो कमा ही लेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जॉब पे ली की हालत अभी भी काफ़ी ख़राब थी। ली रियलाइज़ करता है कि अभी भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तब यहाँ पर ली ने अपने स्ट्रेटजी बदलने का डिसाइड किया
और उसने फिर अपने सीनियर डिलीवरी वालों से बात की, और इन सब डिलीवरी वालों में से सबसे सीनियर होता है डेनी, जो कि यहाँ का टॉप परफॉर्मर होता है। ली जाकर के डेनी से इस बारे में बात करता है। तब यहाँ पर डेनी बताता है कि तुम्हें हमेशा बेकार ऑन ऑर्डर्स ही मिलते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार है और लोग तुम्हें घटिया रेटिंग देते हैं। इस वजह से तुम्हें दूर दूर के ऑर्डर मिलते हैं, और अगर तुम्हें बेहतर डिलीवरी करनी है तो बस एक ही तरीका है। तुम्हें शहर के सारे छोटे छोटे रास्तों को ढूंढना होगा और उन जगहों से जाना होगा जो कि मैप में नहीं दिखते, और बस किसी भी तरीके से तुम्हें जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर करने होंगे। और यहाँ पर डैनी ये भी बताता है कि तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करना, बल्कि तुम्हें जहाँ से ऑन ऑर्डर मिलते हैं उन लोगों के साथ भी फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि वह तुम्हारे ऑन ऑर्डर्स जल्दी पैक करके सबसे पहले तुम्हें दे दे। क्योंकि अगर तुमने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो वह तुम्हारे ऑन ऑर्डर में टाइम लगाएंगे। और जब तुम यह सब कुछ कर लो तो यह मत भूलना कि तुम्हें अपने चेहरे पर एक स्माइल हमेशा रखनी होगी। चाहे कैसा भी कस्टमर, तुम्हें शांति से स्माइल रख के उनके साथ डील करना होगा। अब यहाँ पर डेनी के इतने अच्छे टिप्स मिलने से ली अब एक अच्छा डिलीवरी गाय बन गया था, और अब वो अपने सबसे बेकार कस्टमर के साथ भी अच्छे से बिहेव करता और तरह तरह के शॉर्टकट लेकर वो उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाता। और इसका रिजल्ट यह होता है कि अब उसे अच्छी रेटिंग मिलने लगती है, और साथ में वह पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा। और साथ में ली उन सारे शॉर्टकट्स को अपनी किताब में लिखकर उन सारे शॉर्टकट्स से अपनी खुद की ऐप बनाने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि उसका एक साथी जॉन डिलीवरी करने जा रहा होता है, और बीच में वो एक ट्रक से टकरा गया। लेकिन यहाँ पर जॉन, वो उसी घायल हालत में उठता है और डिलीवरी करने के लिए जाने लगता है। तब यहाँ पर ली उसे कहता है कि मैं तुम्हारी डिलीवरी कर दूंगा, बस तुम हॉस्पिटल जाओ। और इसके बाद डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद ली जॉन को देखने सीधा हॉस्पिटल गया कि आखिर वो कैसा है। लेकिन यहाँ पर जॉन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बजाय बस पट्टी बनवाकर वापस से काम के लिए निकलने लगता है। और वह यहाँ पर ली से कहता है कि एक्सीडेंट वगैरह उसकी फैमिली के भूखे मरने से ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसे काम पे जाना होगा। और इसके बाद अपने काम ख़त्म करने के बाद रात को ली जॉन के साथ उसके घर पर जाता है, और जॉन का घर एक स्लम एरिया में होता है। और ली यह देखकर काफ़ी शौक में आ जाता है कि जॉन के एक बच्चे को लोकेमिया होता है। और यहाँ पर जॉन बताता है कि एक्सीडेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के घर पहुंचना था, और वह अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा है। और आज जो एक्सीडेंट हुआ था, उस कार वाले से उसे 15,000 फ़ोन मिल गए, जिससे कि उसकी बच्ची का 1 महीने का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जॉन की वाइफ भी जॉन की चोटों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा रो रही होती है। और इसके बाद ली और जॉन बाहर आता है, और यहाँ पर ली जॉन से कहता है कि आगे से अपनी डिलीवरी संभल के करना, क्योंकि आगे जाकर वो भले ही कितना पैसा कमा ले, अगर वह मर गया तो उसकी फैमिली के लिए यह कोई नहीं होगा। और यह सुनकर जॉन काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। और यहाँ पर जॉन को रोता देखकर ली अपने घर आया, और उसने अब अपने सारे शॉर्टकट्स, जो कुछ भी उसने किताब में लिखा था, उससे एक सारे शॉर्टकट रास्तों की ऐप बनाई, जिससे कि सारी डिलीवरी कस्टमर्स तक कम टाइम में पहुंच सके। और अगले दिन रॉबर्ट ने जाकर के अपनी उस शॉर्टकट वाली ऐप को सभी डिलीवरी गाइस में शेयर कर दी, और उसने सभी से कहा कि मेरी अब इस्तेमाल करके तुम अपने अपने कस्टमर्स तक शहर के सभी शॉर्टकट रास्तों से पहुंच सकते हो। और बिल्ली यह देखकर ली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और उसने ली से कहा कि तुमने सभी डिलीवरी गाइस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, और बाकी लोगों के लिए जॉब को काफ़ी आसान बना दिया। लेकिन ली ने जो ऐप बनाई होती है उसमें अभी भी खामियां होती हैं, क्योंकि कुछ रास्ते अभी ली को भी पता नहीं होते, और उनके बारे में सिर्फ डेनी को ही पता होता है, क्योंकि वह 4 सालों से इस डिलीवरी के काम को कर रहा है। और अब यहाँ पर डेनी को नंबर 1 आता देखकर
बाकी सारे डिलीवरी वालों को उससे प्रॉब्लम होने लगी और वो डैनी से कहता है कि वो अपने रास्ते बाकियों को क्यों नहीं बताता, जो कि उसने अपनी डायरी में लिख रखे हैं। और यहाँ पर वो डैनी पर चीज़ें शेयर ना करने के लिए गुस्सा करने लगता है और यहाँ पर इन सभी के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और ये सभी लोग मिलकर डैनी के ऊपर पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर बिली बीच बचाव करने के लिए आता है और आज यहाँ पर डैनी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वह कहने लगता है कि मेरी गलती बस इतनी है कि मैं तुम लोगों से जल्दी डिलीवरी कर देता हूँ, इसलिए तुम मुझे मार रहे हो। तो डैनी ने उसी दिन अपनी जॉब को क्विक कर दिया और यह देखकर ली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उसने अपने काम से एक दोस्त को खो दिया। अब उस रात काफ़ी बारिश हो रही होती है और जिसने यहाँ पर आज डैनी के ऊपर हाथ उठाया था, वो यहाँ पर डैनी से माफ़ी मांगता है। तब यहाँ पर डैनी भी उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। और इसके बाद यहाँ पर डैनी अपनी कहानी बताता है और वह बताता है कि उसका छोटा भाई भी उसी के साथ डिलीवरी करता था, लेकिन एक डिलीवरी करते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी एक टांग चली गई और उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके कॉलेज की जुड़ी हुई सारी फीस उसके इलाज पर खर्च हो गई। तब से यहाँ पर डैनी अपनी लाइफ में अपने भाई का ख्याल रख रहा है और यहाँ पर डैनी ने ली को अपनी शॉर्टकट की वह किताब दे दी जो कि उसने 4 सालों के अंदर यहाँ पर डिलीवरी करते हुए बनाई थी। और उसने ली से कहा कि तुम अपनी ऐप में इन सारी शॉर्टकट्स को डाल दो, जिससे सभी की मदद हो जाएगी और सभी अच्छे पैसे कमा सकें। और इसके अगले दिन यहाँ पर जब ली अपनी डिलीवरी कर रहा होता है, तब यहाँ पर वो ये दुकान पर अपनी वाइफ को काम करते हुए देखता है और यह देखकर ली का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ से यह वादा किया था कि अब से उसकी वाइफ को कोई जॉब नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब उसने अपना वादा तोड़ दिया और यही सब कुछ ली के दिमाग में चल होता है और ये सारी चीज़ों ने ली के दिमाग में घर बना लिया होता है। और इसी वजह से यहाँ पर ली का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से उसे काफ़ी सारा कंपनसेशन यहाँ पर देना पड़ता है उन सेविंग्स से जो कि उसने अपने पिता के इलाज के लिए जमा कर रखी थी। और इसके बाद यहाँ पर जब ली अपने घर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, लेकिन यहाँ पर ली की वाइफ ली को याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है और यहाँ पर ली की वाइफ ली के लिए एक छोटा सा केक भी लेकर आई होती है और यहाँ पर ये केक ली को ही लाना होता है। लेकिन ली के एक्सीडेंट होने की वजह से सब कुछ खराब हो गया और यहाँ पर ली मैरी से माफ़ी मांगता है कि वह एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ली की वाइफ ली से कहती है कि तुम एक अच्छे पति हो और वह यहाँ पर कहती है कि तुम वो सबसे अच्छे आदमी हो जो कि मेरी लाइफ में मुझे मिले और तुम हमारी फैमिली के लिए वो सब कुछ कर रहे हो जो कुछ भी तुम कर सकते हो। और वो ली से कहती है कि हम इस कठिन परिस्थिति में एक साथ मिलकर इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगले दिन बैंक का एक एम्प्लॉय आकर ली से कहता है कि अगर उसने अपनी ईएमआई की पेमेंट इस मंथ नहीं भरी तो उसका घर चला जाएगा क्योंकि 2 महीनों से उसने अपने घर की ईएमआई नहीं भरी होती। तब यहाँ पर ली कहता है कि वह अगले महीने अपनी ईएमआई ज़रूर चुका देगा क्योंकि अगले महीने उसे कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है अगर वो अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर होगा। और डैनी के जाने के बाद कंपनी में फर्स्ट नंबर की पोजीशन स्टीवन ने ले ली होती है और डैनी के जाने के बाद से वो धड़ात करके ऑर्डर ले रहा होता है और सेकंड प्लेस पे जॉन होता है और थर्ड नंबर पे होता है हमारा ली। और अब यहाँ पर साल के आखिरी दिन इन लोगों के बीच काफ़ी कड़ा कंपटीशन होता है अपनी डिलीवरी करने के लिए और ये सभी आधी रात तक डिलीवरियाँ करते हैं और यहाँ पर ली और स्टीवन के बीच डिलीवरीज का कड़ा मुकाबला चल रहा होता है। और अब बस 12 बजे बजने ही वाले होता है और सिर्फ दोनों के पास एक लास्ट ऑर्डर होता है और जो भी इस ऑर्डर को पहले पूरा करेगा वो इस कंपनी का टॉप परफॉर्मर होगा। लेकिन जब यहाँ पर ली नीलाज डिलीवरी करने जा रहा होता है, बम उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और भले ही ली के मुंह से इस वक्त एक्सीडेंट की वजह से खून निकल रहा होता है, ली वहां पर उठता है
और वो बस अपनी डिलीवरी के बारे में सोच रहा होता है। और वो उसी हालत में उठकर अपनी गाड़ी उठाकर अपनी डिलीवरी को कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसे उस पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी फैमिली के लिए। और उसके दूसरी तरफ स्टीवन भी अपनी लास्ट डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन एलिवेटर खराब होने की वजह से उसे 70 फ्लोर पैदल ही चलना पड़ रहा होता है, जिस वजह से वह अपनी लास्ट डिलीवरी में 12 बजे से लेट हो जाता है। और यह बात ही ली ने मान ली होती है। और यहाँ पर ली नाइट क्लब में पहुंचकर अपनी लास्ट डिलीवरी पूरी करता है। और यहाँ पर लास्ट में वह अपनी फैमिली को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया हूँ। और इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपनी में अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर के लिए अवार्ड दे रहे होते हैं। और यहाँ पर ली अपनी स्पीच देता है कि एक मुश्किल वक्त में जब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया था, तब उसे इस काम ने उसे वापस से अपने पैरों पर खड़ा किया। और भले ही दुनिया इस काम को छोटा बोले, लेकिन इस काम ने ही आखिर में उसे और उसकी फैमिली को सपोर्ट किया। तो मैं कभी भी इस काम को छोटा नहीं कह सकता, और मैं इस काम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी डिलीवरीज करें, लेकिन बस अपनी डिलीवरी को सेफली करें। और इसके कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि ली की फैमिली उस बड़े घर को छोड़कर एक सिंपल लाइफ चुन ली होती है। और यहाँ पर उस प्राइस मनी से ली ने अपना सारा कर्जा चुका दिया होता है, और उसके डैड की हेल्थ भी अब रिकवर हो गई होती है। और यह सब कुछ उसकी कड़ी मेहनत से पूरा हुआ होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक कंपनी ली की शॉर्टकट वाली ऐप से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई होती है, और उन्होंने ली को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया होता है। और भले ही लाइफ ली के लिए वापस से नॉर्मल हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर जो मुसीबतों ने उसे लेसन सिखाए थे, वो अभी भी ली के साथ होते हैं। और उन लेसन्स ने ली को सिखाया होता है कि अपनी ज़िंदगी को सिंपल तरीके से ही जीना चाहिए, और फैमिली की हैप्पीनेस से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह फ़िल्म कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक और 2,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।